यो, पिछला एनिमे सीजन शायद तुमको हल्का लगा हो, पर इस सीजन के शोज बहुत एक्साइटिंग हैं, क्योंकि स्प्रिंग 2025 में हमको देखने मिलने वाला है काफी सारा एक्शन एंड कई शोज में तो काफी अच्छी स्टोरी भी है। पर इतनी सारी भीड़ में तुमको कैसे पता चलेगा कि क्या देखना है? तो मैंने ट्राई किए हैं 20+ एनिमे जो इस सीजन एयर हो रहे हैं, ताकि मैं आपको बेस्ट एनिमे रेकमेंड कर सकूं। इन वीडियोस को बनाने के लिए मुझे सीजन के बेकार से बेकार एनिमे भी देखने पड़ते हैं, तो मेरी इस मेहनत के लिए प्लीज एक लाइक और सब्सक्राइब छोड़ते जाइएगा, ताकि ऐसी पीक रिकमेंडेशंस आपको मिलती रहें। लेट्स स्टार्ट। पहले जल्दी से रिटर्निंग टाइटल्स पर नजर डाल लेते हैं। गोगो लूजर रेंजर लौट रहा है सीजन 2 के साथ, जिसमें कंटिन्यू हो रही है सीजन 1 वाली मैडनेस एंड इट हैज नो बिजनेस लुकिंग दिस गुड। आई मीन लुक एट दैट जिगल फिजिक्स। जिनको नहीं पता उन्हें बता दूं कि ये एक तरह का पावर रेंजर्स सटायर है, जिसमें पावर रेंजर्स इविल हैं और एक नॉर्मल सा मिनियन उनको मारने की कोशिश कर रहा है। इट इज द बॉयज ऑफ एनिमे, बट सुपर हीरो की जगह पावर रेंजर्स हैं। मैंने इस पर अलग से एक वीडियो भी बनाया है, यू कैन चेक दैट आउट। विंड ब्रेकर भी सीजन 2 के साथ काफी जल्दी लौट आया है एंड सेकंड सीजन ने हमको डायरेक्टली एक्शन के साथ क्रिएट किया, ताकि कोई बोर ना हो जाए। बिना टाइम वेस्ट किए हमको दिखाई गई बोफुरिन वर्सेस कील की गैंग वॉर, जहां पर सामने वाली पार्टी वेपन्स यूज कर रही है और हमारे फेवरेट कैरेक्टर्स खून से लथपथ हैं। साकुरा यहाँ पे अभी भी लीड करना सीख रहा है और ये सीजन प्रोबेबली उसकी ग्रोथ पर ही फोकस करेगा। फिर एमएचए भी रिटर्न कर रहा है विजिलेंटीज के साथ, जो कि एक स्पिन ऑफ सीरीज है और उन लोगों की कहानी दिखाती है जो बिना लाइसेंस के हीरो बनने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे लगा था कि ये स्पिन ऑफ थोड़ा सा डार्क एंड ग्रिटी हो सकता है, क्योंकि ये विजिलेंटीज पर फोकस करता है, पर इसका फर्स्ट एपिसोड काफी लाइट हार्टेड वाइब्स ही दे रहा था। पर हाँ, एनिमेशन के मामले में ये एमएचए के मेन शो से भी बेटर दिख रहा है, व्हिच वाज अ सरप्राइज। बाकी देखते हैं कि स्टोरी किस डायरेक्शन में आगे जाएगी। आगे वीडियो में सारे नए शोज होंगे, जिनको मैं थोड़ा जॉनरा वाइज डिस्कस करूंगा। सबसे पहले अगर आप ठरकी हैं तो आपके लिए 2 पीक शोज हैं। पहला है प्लीज पुट देम ऑन ताकामिने-सान। पोस्टर देख के बता सकते हो कि ये उसी स्टूडियो ने बनाया है जिसने ये जेम्स बनाए हैं। एनिमे का प्रेमाइस इतना एब्सर्ड है कि स्पेशली ठरकियों के लिए बनाया गया है। ताकामिने-सान, जो कि स्कूल की सबसे सुंदर लड़की है, उसके पास एक पावर है कि वो अपने अंडरगारमेंट्स को उतार के टाइम को रिवर्स कर सकती है। सोचो, चड्डी उतारने कोई सुपर पावर बना दिया, और कहां हम इन आंटी से परेशान थे। किस कलर की चड्डी पहने हो? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि ये अनसेंसर्ड है या नहीं, मतलब कि इसमें ये दिखाए हैं या नहीं। बिल्कुल अनसेंसर्ड है, क्रंची रोल पर ही जाके मजे करो। इसके बाद आता है इक्वली ठरकी एनिमे यान्देरे डार्क एल्फ। तीनों ही फैंटेसीज एक एनिमे में। यान्देरे बोले तो एल पगलू और डार्क स्किन्ड एल्फ्स के फैंस तो हम पहले से ही हैं। हानिमे टीएम टॉक्स फॉर अ रीजन। और ये एनिमे तो स्टोरी में भी कोई एफर्ट्स नहीं डालता। 12-12 मिनट के एपिसोड्स हैं, जिसमें सिर्फ फैन सर्विस है। और हाँ, ये वाला भी अनसेंसर्ड है। आगे हम बात करेंगे कुछ एक्शन एनिमे की, जो शायद इस सीजन के मस्ट वॉच वाली कैटेगरी में भी रहेंगे, जैसे लेजरस, जो कि काउबॉय बिबॉप के डायरेक्टर शिनिचिरो वातानाबे का प्रोजेक्ट है। इसका फर्स्ट एपिसोड मैंने ट्राई किया एंड श्योरली द मैन नेवर फेल्स टू डिलीवर, इवन दो ही इज नॉट प्रेग्नेंट। जो फर्स्ट एपिसोड में स्टैंड आउट किया वो थी इसकी एनिमेशन डन बाय वातानाबे एंड मापा, एंड इसकी एक्शन कोरियोग्राफी जो जॉन विक के डायरेक्टर ने की है। उनकी एक्सपर्टीज इसके एक्शन एंड चेस सीक्वेंसेस को अपलिफ्ट कर रही थी। समटाइम्स आई वाज इन टोटल ऑ बाय द एक्शन। इसके अलावा इसमें काउबॉय बिबॉप वाला ह्यूमर तो है ही, बट साथ में है दैट वन स्ट्रॉन्ग फीमेल कैरेक्टर जिस पर हम सब लोग ऑब्सेस करने वाले हैं। इसको अपनी वॉच लिस्ट में ऐड कर लो, बहुत मजा आने वाला है। इस सीजन का जो सबसे एक्साइटिंग शो मुझे फर्स्ट एपिसोड से लगा वो था टू बी हीरो एक्स। इसको चाइना और जापान ने मिलकर बनाया है और इसलिए इसकी एनिमेशन किसी भी दूसरे एनिमे से बिल्कुल ही डिफरेंट है, मानो जैसे स्पाइडर वर्स या फिर आर्केन से इंस्पायर्ड हो। स्टोरी भी फनी एंड ट्विस्टेड है, जैसे एक हीरो आके सुसाइड कर लेता है, लेकिन करता स्टाइल में है। फर्स्ट एपिसोड का क्लिफ हैंगर इतना खतरनाक है कि तुम अगला एपिसोड प्ले करने से खुद को रोक ही नहीं पाओगे। और बेस्ट पार्ट, लेजरस और ये दोनों ही ओरिजिनल शोज हैं, यानी कि कोई भी अनोइंग मांगा रीडर तुम्हारा एक्सपीरियंस स्पॉइल नहीं कर पाएगा। टेंशन फ्री होके पूरे फैंडम के साथ इनके ट्विस्ट एंड टर्न्स एंजॉय कर पाओगे। चाइना की बात हो ही रही है तो मैं तुम्हें द सुपर क्यूब के बारे में भी बता ही देता हूँ, जो एनिमेशन के मामले में जापान को भी टक्कर दे रहा है। लोग इसको काफी रेकमेंड कर रहे थे, ये कह के कि ये एनिमे सोलो लेवलिंग से भी बेटर है, एंड मेरा रेस्पॉन्स था, Dude, solo leveling is not the best example of writing, but after watching it, I now know why. इसमें जो पावर सिस्टम है वो एक क्यूब के थ्रू हमारे प्रोटैगनिस्ट को मिलता है, जो उससे बात कर रहा है और उसे पावर समझा रहा है, और ये शायद तुमको सोलो लेवलिंग के सिस्टम की याद दिलाएगा। बट सोलो लेवलिंग ओनली ड्रीम्स ऑफ द एनिमेशन क्वालिटी जो सुपर क्यूब की है। आते के साथ ही इसके एपिसोड ने मुंह पर एक बड़ी सी फाइट फेंक के मारी, जिसने साइंस फिक्शन, टाइम ट्रेवल और एक्शन तो दिया ही, बट साथ में गोजो सातोरू की भी याद दिला दी। द एनिमेशन वाज दैट
दैट गुड। आई जस्ट होप कि स्टोरी आगे के एपिसोड्स में उतनी ही अच्छी हो जितनी इसकी एनिमेशन है। एनिमेशन के मामले में वैसे जापान भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। विट स्टूडियो ला रहा है वन ऑफ इट्स मोस्ट वेल एनिमेटेड एनिमे याइबा। ये एनिमे 90s की एक क्लासिक मांगा की एडेप्टेशन है और इसका एक एनिमे पहले भी बन चुका है। वैसे तो मुझे रीमेक्स में ज्यादा इंटरेस्ट रहता नहीं है, बट कम ऑन, दिस इज विट स्टूडियो। दिस इज द स्टूडियो नोन फॉर प्रोड्यूसिंग मास्टरपीसेस। ये जो छूते हैं गोल्ड बन जाता है। फर्स्ट एपिसोड एनिमेशन वाइज स्टैंड आउट करता है और आर्ट स्टाइल तुमको 90s की याद भी दिलाएगा। कैरेक्टर्स भी तुमको उसी टाइम पीरियड की याद दिलाएंगे जो कि मोस्टली सिंपल माइंडेड हैं। जैसे हमारा प्रोटैगनिस्ट और उसका बाप दोनों ही गोकू की याद दिलाते हैं। वो वैसे भले ही सिंगल ब्रेन सेल पे ऑपरेट होते हों, लेकिन जब बात लड़ाई की होती है तो सबसे आगे होते हैं, और चड्डियां देखने में भी। क्लासिक एनिमे ट्रोप। ओवरऑल फर्स्ट एपिसोड काफी फन था, बट आई एम नॉट टोटली सोल्ड ऑन इट येट। विट स्टूडियो इसी सीजन एक और एनिमे भी लाया है जिसका नाम है मूनराइज। एक डिस्टेंट फ्यूचर में मून और अर्थ पर ह्यूमंस के दो अलग फैक्शंस बन गए हैं जिनके बीच पॉलिटिकल अनरेस्ट है, एंड उसी के चलते हमारे मेन कैरेक्टर जैक के साथ एक ट्रेजेडी हो जाती है, एंड अब वो मून वाले लोगों से बदला लेना चाहता है। ये एक फ्यूचरिस्टिक एक्शन एनिमे है जो मुझे फर्स्ट एपिसोड से तो अच्छा ही लग रहा था, बट लोग सीजीआई को लेकर काफी कंप्लेन कर रहे हैं। फॉर द मोस्ट पार्ट आई फाउंड इट गुड except that car scene, yeah, that looked pathetic. Netflix ने इसके 18 एपिसोड्स एक बार में ही ड्रॉप कर दिए हैं, तो आप इसको बिंज कर सकते हैं, लेकिन अपने रिस्क पर करना, क्योंकि ओवरऑल रेटिंग्स एंड रिव्यूज कुछ खास आ नहीं रहे हैं। साइंस फिक्शन की बात हो ही रही है तो मोबाइल सूट गंडम का भी एक न्यू एनिमे आ रहा है GQX नाम से। अगर तुम्हें जायंट रोबोट्स को लड़ते हुए देखने का शौक है तो तुम इसको ट्राई कर सकते हो, क्योंकि इसमें एक्शन एंड एनिमेशन काफी अच्छा था। ऑल्दो आई डोंट लाइक द फैक्ट कि ये लड़की जिसका गंडम से कोई लेना देना नहीं है, जिसको कोई ट्रेनिंग भी नहीं मिली है, वो एकदम से गंडम को पायलट करना सीख गई और जीत भी गई। मे बी आई एम मिसिंग समथिंग। अगर आपको एक्शन में कुछ R रेटेड देखने का मन है तो आप ट्राई कर सकते हैं स्वॉर्ड ऑफ द डीमन हंटर काइजिन गेंतोशो। सोचो अगर डीमन स्लेयर एक मेन स्ट्रीम एक्शन शॉनन ना होकर एक गौरी और एजी एनिमे होता अबाउट डीमन हंटिंग, वो है काइजिन गेंतोशो। इसमें मेन कैरेक्टर जिंता एक स्वॉर्ड्समैन है जो अपने विलेज और वहां की प्रिंसेस को प्रोटेक्ट करता है, और उसकी बहन काइंड ऑफ एक हाफ डीमन है। दुनिया में डीमंस की स्टैंडिंग खत्म होती जा रही है, लेकिन एक फ्यूचर देखने वाली डीमन इंश्योर करना चाहती है कि डीमंस ह्यूमंस पर राज करें, जिसके लिए वो मेन कैरेक्टर की छोटी बहन का फायदा उठाकर उससे इविल काम करवाती है। फर्स्ट एपिसोड उन्होंने जान के 50 मिनट का बनाया ताकि वो तुमको शॉकिंग डेथ्स दिखाकर हुक कर सकें, एंड ऑनेस्टली ये अप्रोच मुझ पर तो काम कर गई है। आई विल बी वॉचिंग दिस फॉर द रेस्ट ऑफ द सीजन। R रेटेड की बात हुई ही है तो डेविल मे क्राई के भी 8 एपिसोड्स नेटफ्लिक्स ने ड्रॉप कर दिए हैं। टू बी ऑनेस्ट मैं इसको एनिमे मानता भी नहीं हूं, पर फिर भी मैंने इसका फर्स्ट एपिसोड ट्राई किया एंड इट वाज ऑलराइट। इट फेल्ट लाइक वाचिंग एनी वेस्टर्न शो विद गुड एनफ वायलेंस। लेकिन अगर इतने सारे एक्शन से तुम्हारा मन भर गया हो तो मेरे पास कुछ डिफरेंट तरह के शोज भी हैं जो थोड़े से डीप भी होंगे और थोड़े से होलसम भी। अगर तुम जिबली के फैन हो तो तुमको एन शर्ली जरूर ट्राई करना चाहिए, क्योंकि ये एनिमे वैसी ही काम वाइब्स देता है अपने प्यारे से आर्ट स्टाइल एंड कंट्री साइड की सुंदर सीनरी से। प्रोटैगनिस्ट एन भी एक चीयरफुल और बहुत ज्यादा बोलने वाली लड़की है जो कि एनोइंग लगने के बजाय मुझे काफी स्वीट लगी, बिकॉज शी इज जस्ट अ लिटिल चाइल्ड हु सीज द वर्ल्ड डिफरेंटली। उसके मन में एक जिज्ञासा है और उसकी इमेजिनेशन दुनिया को एक फैंटेसी लैंड जैसा बनाती है, जो कि उसको उसके नए फॉस्टर पेरेंट्स से कनेक्ट करने में मदद करेगी। अब जितना होलसम एंड शर्ली है उतना ही हॉन्टिंग एंड इमोशनल ये एनिमे हो सकता है, जिसका नाम है अपोकलिप्स होटल। डिस्टेंट फ्यूचर में अर्थ इनहेबिटेबल हो चुकी है और सारे ह्यूमन स्पेस में इवैक्यूएट कर चुके हैं, लेकिन एक पुराना होटल अभी भी खुला है अपने रोबोट स्टाफ के भरोसे। हर दिन ये रोबोट्स उम्मीद करते हैं कि शायद कोई ह्यूमन वापस आए। वेट करते करते ज्यादातर रोबोट्स खराब भी हो चुके हैं, लेकिन सालों से कुछ नहीं बदला। पर फिर एक दिन एक अनएक्सपेक्टेड गेस्ट आ जाता है। एपिसोड जहां खत्म हुआ असली कहानी वहां से शुरू ही हुई थी, लेकिन मैं उम्मीद लगा सकता हूं कि ये एनिमे हार्टफेल्ट होगा। वैसे अगर कुछ हार्टफेल्ट देखना ही है तो वंस अपॉन अ विच's डेथ भी ट्राई कर सकते हो। ये कहानी है एक यंग विच मैक के बारे में, जो कि 1 साल में मरने वाली है और उसको इस कर्ज को तोड़ने के लिए पूरे 1000 जॉयफुल टीयर्स कलेक्ट करने होंगे, जिसके लिए उसे अपनी सेफ एंड शेल्टर्ड लाइफ को छोड़कर एक सफर पर निकलना होगा और अलग अलग लोगों को हेल्प करके उन्हें टीयर्स ऑफ जॉय देने होंगे। तो हाँ, इस एनिमे में होलसमनेस और आंसुओं की कमी नहीं होने वाली है, जैसा कि फर्स्ट एपिसोड से भी क्लियर था, जिसमें मैग एक छोटी बच्ची की हेल्प करती है उसकी डेड मदर के लिए फ्लावर्स ढूंढने में। टिश्यूज लेकर बैठना जरूरत पड़ेगी।
रोने से याद आया समर पॉकेट्स। कमिंग फ्रॉम द राइटर ऑफ क्लैनेट, ये एनिमे एक स्लो फर्स्ट एपिसोड के साथ शुरू हुआ। आफ्टर द डेथ ऑफ हिज ग्रैंडमदर, हमारा प्रोटैगनिस्ट हाइकी ताकाहारा आता है एक रूरल आइलैंड पर और एक पीसफुल से फर्स्ट एपिसोड में वो मिलता है कुछ लड़कियों से। बट इट वोंट बी सो पीसफुल वंस दे डेवलप फीलिंग्स फॉर हिम। हाँ, एनिमेशन तो एवरेज ही है और स्टोरी अभी थोड़ा और टाइम लेगी बिफोर आई कैन एक्चुअली रिकमेंड दिस एनिमे टू यू, क्योंकि फर्स्ट एपिसोड में ऐसा कुछ खास होता नहीं है एक्सेप्ट द प्रोटैगनिस्ट काइंड ऑफ मोलेस्टिंग 2 गर्ल्स एंड अ लोली। कुछ खास हुआ लेकिन उस एनिमे में जिसके नाम में जेनेरिक था, कॉलून जेनेरिक रोमांस। कहने को तो एक जेनेरिक रोमांस एनिमे है, पर इसकी मिस्ट्री और इसका वाइब तुम्हें अपनी दुनिया में खींच लेगा। फ्यूचर में सेट होने के बावजूद भी इसकी वाइब एकदम 90s जैसी है। कॉलून एक सिटी है जहां पर वो लोग रहते हैं जो ओल्ड हांगकांग की वाइब्स को एंजॉय करना चाहते हैं। हमारे मेन कैरेक्टर्स रेको एंड कूदो को-वर्कर्स हैं और अपने डिफरेंसेस के बावजूद एक दूसरे की कंपनी एंजॉय करते हैं। रेको इज हॉट दो, ओह माय टाइप इन वुमेन। एक दिन कूदो नींद में अनएक्सपेक्टेडली रेको को किस कर लेता है और जब रेको उसके इस एक्शन को इन्वेस्टिगेट करती है तो उसके सामने आता है एक ऐसा पास्ट जिसका उसे कोई आइडिया नहीं है। ये एक सीनन एनिमे है तो थीम्स मैच्योर रहेंगी एंड आई एम जेन्युइनली एक्साइटेड फॉर दिस। अगर आप कुछ लाइट हार्टेड एंजॉय करना चाहते हैं तो इस सीजन 2 रोम कॉम भी एयर हो रहे हैं। पहला है विच वॉच, जो है एक विच और उसके बॉडीगार्ड ओग्रे के बारे में। दिस विच इज कंप्लीटली इन लव विद दिस मैन एंड ऑब्सेसेस ओवर हिम ऑल द टाइम। नॉट टू माई टेस्ट बट ऑलराइट। उसको साइड में कर दें तो इसका फर्स्ट एपिसोड काफी फन टू वॉच था। विच उस लड़के को इंप्रेस करने के लिए जादुई चीजें करती है, बट बीइंग अ सिली गर्ल वो हमेशा कुछ गड़बड़ कर देती है और परेशानियों में फंस जाती है। अगर आपके पास करने को कुछ खास नहीं है तो बैकग्राउंड में इसको टीवी पर चलाइए और बस एंजॉय कीजिए। फिर है कैन अ बॉय एंड अ गर्ल फ्रेंडशिप सर्वाइव? नो इट कैन नॉट। क्या एक जवान लड़का और एक जवान लड़की कभी दोस्त हो सकते हैं? ये देखो, जवान दोस्ती का एक नजारा। हाँ, सबको पता है कि ये बेस्ट फ्रेंड कैसी बेस्ट फ्रेंड है। कहती फिरती है कि अगर कोई तुमसे शादी नहीं करेगा तो मैं हूं ना, और फिर कहती है फ्रेंड्स। नात्सुमे एक डेंस लड़का है जो कोई सिग्नल्स नहीं पकड़ता। पकड़े भी क्यों, ये बेस्ट फ्रेंड फ्लैट जो है, पर जब बड़े पॉम पॉम वाली एंट्री मारती है तो बराबर से सिग्नल्स पकड़ता है। अब ये लव ट्रायंगल तुमको सिर्फ कॉमेडी देगा या फिर स्कूल डेज जैसी ट्रेजेडी, ये तो बाद में ही पता चलेगा। लेकिन ट्रेजेडी हो चुकी है द बिगिनिंग आफ्टर द एंड के साथ। फाइनली मैंने इसका फर्स्ट एपिसोड ट्राई कर लिया है एंड मेरा ओपिनियन फिलहाल ये है दैट आई डोंट हेट इट। इसकी शुरुआत काफी हद तक मुशोको टेंसेई जैसी हुई, जैसे मेन कैरेक्टर का इसेकाई होना, बचपन से कॉन्शियसनेस होना, वर्ल्ड के बारे में अर्ली ऑन ही जान लेना एंड मैजिक सीख लेना और फैमिली का वार्मथ एक्सपीरियंस करना, जिसकी वजह से इसकी स्टोरी में मुझे प्रॉमिस दिख रहा है, बट अनफॉर्चुनेटली अडेप्टेशन में नहीं। इट इज नॉट द वर्स्ट, बट अगर इसकी स्टोरी उतनी अच्छी है जितना तुम लोग बोलते हो देन इससे नहीं होगा मेरे दोस्त। मेरी सिंपैथीज तुम लोगों के साथ हैं, बाकी फिलहाल स्टोरी के लिए मैं इसको देखता रहूंगा। एंड दीज वर ऑल द एनिमे जो मैंने ट्राई किए। आई होप इस लिस्ट से तुमको इस सीजन कुछ ऐसे शोज मिलेंगे जो तुमको इंटरेस्टिंग लगेंगे, और अगर इसमें नहीं लगे तो पिछले सीजन की वीडियोस देख लो, पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है। और ऐसे ही और रिकमेंडेशंस के लिए सब्सक्राइब कीजिए एनिमे टीएम टॉक्स को। फिलहाल मैं चलता हूँ, मिलूंगा तुमसे अगली वीडियो में। बाय बाय।